हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड। गाइस, ये वीडियो हमारा ओएमसी का सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल के बारे में। इससे पहले वाला जो वीडियो आया था यानी ओएमसी पार्ट 1, उसमें हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा था ओएमसी का, साथ ही साथ लिगेंड की हैप्टिसिटी और कैसे उसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट किया जाता है उसकी स्टडी की थी। आज के इस वीडियो में हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल के बारे में बात करेंगे। 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल क्या होता है, ठीक है। असल में जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वही 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। यानी हम लोग स्टार्ट करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल। क्या है ये 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल? पहली बात तो ये है कि जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होंगे उन्हीं के लिए ये रूल बना है। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो मेटल पाया जाएगा उस कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स का जो सेंट्रल एटम होगा यानी जो मेटल होगा उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा और उसके साथ जो लिगेंड उसके साथ अटैच होंगे और वो लिगेंड उसको कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, अगर इन दोनों का हम सम करें यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, ठीक है, और सम करने के बाद अगर इसकी वैल्यू 18 आ रही है तो हम ये कहेंगे कि हाँ वो ट्रांजिशन मेटल जो कॉम्प्लेक्स है वो काफी स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। यानी 18 आने का मतलब ये होगा कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखता है। अच्छा, 18 आने से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कैसे पता चल रहा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में एक s, एक p और एक d ऑर्बिटल पाया जाता है, ठीक है। तो जो s ऑर्बिटल होता है आप जानते हैं उसके पास सिर्फ एक ऑर्बिटल है। p सबशेल में टोटल कितने ऑर्बिटल हैं? 3 है। और d सबशेल में टोटल कितने ऑर्बिटल हैं? आपके 5 ऑर्बिटल हैं। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन यानी s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन और d में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। तो आप इन्हें सम करके देखिए टोटल किसके आ रहे हैं? 18 इलेक्ट्रॉन के इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। यानी कहने का मकसद ये हुआ कि s भी पूरी तरीके से फुलफिल, p भी और d भी फुलफिल, तो हमारा जो सम आ रहा है वो 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो इसी को कहा गया कि हाँ भाई वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि जो 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो स्टेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, उसके रिलेटिव में ये स्टेबिलिटी इनकी ज्यादा होगी, ठीक है। ये एक रिलेटिव टर्म है। अब अगर हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करें, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स यानी जिनका हाइब्रिडेशन आपका sp2d या dsp2 होता है, ठीक है। अगर हम लोग देखें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के बारे में तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडेशन sp2d या क्या हो सकता है? dsp2 हो सकता है। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो नहीं करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो नहीं करेंगे। क्यों नहीं फॉलो करते हैं? बेसिकली यहां पर आप देख रहे हैं p के जो 2 ऑर्बिटल्स यहां इन्वॉल्व हैं और एक ऑर्बिटल जो होता है p का वो जो खाली रहता है, एम्प्टी रहता है, ठीक है। यानी अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का अगर कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो p का जो एक ऑर्बिटल है वो एम्प्टी रहेगा और जो एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है और एनर्जी जो हाई रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, सिर्फ p के जो 2 ऑर्बिटल हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। तो अभी जो आप यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन देख रहे थे क्योंकि हमने इसके तीनों ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को काउंट किया, ठीक है। तो 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर p सबशेल के काउंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें यहाँ पर जो p ऑर्बिटल है उसका एक ऑर्बिटल एम्प्टी रह जाता है और जो एक ऑर्बिटल एम्प्टी रहेगा उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है। चाहे तो आप नोट करके एक जगह लिख लीजिए या जो कॉपी के ऊपर लाइन बनी रहती है उसमें आप ये सारे पॉइंट्स लिखते रहिए कि जो एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है। जब एनर्जी बहुत हाई होगी तो इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं इंटर करेगा, क्योंकि अगर हाईयर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इंटर करेगा तो वो कैसा फील करेगा अपने आप को? अनस्टेबल, ठीक है। इस वजह से इस ऑर्बिटल को लीव करते हैं तो बच्चे इसके कितने यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ठीक है। तो 18 था, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए तो कितने हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन। यानी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स किस रूल को फॉलो करेंगे? 16 इलेक्ट्रॉन रूल। क्लियर? तो ये आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल की डिफिनेशन हो गई और ये समझ में आया कि आखिर इसका काम क्या है, ठीक। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं? फिर से आते हैं इस फॉर्मूले के बेस पर कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, ये तो हम निकाल लेंगे मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन यहां पर ये जो पॉइंट है इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड,
हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है जब वो कोई कॉम्प्लेक्स बना रहा होता है, यानी जब वो किसी मेटल के साथ अटैच हो रहा होता है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन देता है। यानी अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन बाय लिगेंड्स। ठीक है, तो कितने कितने इलेक्ट्रॉनों का कंट्रीब्यूशन करेगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक न्यूट्रल मेथड कहलाता है और दूसरा जो हमारा मेथड है वो कहलाता है आयनिक मेथड। मैंने दोनों मेथड का आपको रूल बताना है, ठीक है, मैं आपको दोनों मेथड का रूल बता दूंगा, लेकिन हम लोग क्या कैलकुलेट करके चलेंगे, न्यूट्रल मेथड से। न्यूट्रल मेथड ज्यादा इजी होता है अप्लाई करने में, ठीक है, जबकि दोनों मेथड से जो आप इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करेंगे और लास्ट में जो आप कैलकुलेशन करेंगे दोनों से सेम ही आएगा आंसर, ठीक है, लेकिन अप्लाई करना ज्यादा इजी है न्यूट्रल मेथड को। क्लियर? तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन बाय लिगेंड्स। लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन को काउंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला जो मेथड है वो है हमारा न्यूट्रल मेथड, और जो सेकंड मेथड है वो हमारा है आयनिक मेथड। अब इसका जो बेसिक रूल है वो ये है कि सबसे पहला पॉइंट ये आपको ये देखना है कि न्यूट्रल मेथड में हम ये मान के चलेंगे कि जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो होमोलिटिक क्लीवेज के बेसिस पर होगा, ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज। और आयनिक मेथड में हमें ये मान के चलना है कि वो यहां पर जो बॉन्ड का क्लीवेज होगा वो हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा, ठीक है। अभी आप कहेंगे ये होमोलिटिक क्लीवेज और हेट्रोलिटिक क्लीवेज का यहां पर क्या कॉन्सेप्ट है। होमोलिटिक क्लीवेज में सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, ठीक है, आपको करना यह है कि जो मेटल और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, ठीक है, अभी सिर्फ एक बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं, जब आप उसका ब्रेक करेंगे तो होमोलिटिक क्लीवेज का क्या मतलब होता है कि बराबर बंटवारा, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन्स एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पर और एक इलेक्ट्रॉन मेटल पर, ठीक है। तो हम यहां कहेंगे कि ये वाला जो लिगेंड है वो कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है कि मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो बराबर बंटवारा नहीं होगा, वो इस तरीके से ब्रेक होगा कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाएंगे, वो कार्बन के पास चले जाएंगे और पॉजिटिव पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, यानी मेटल पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो इस एक नेगेटिव चार्ज का मीनिंग आप कितना समझेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। यानी पहला रूल हमारा ये बन गया कि एक बॉन्ड के बदले में न्यूट्रल मेथड में आप कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन मानेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का, और हेट्रोलिटिक क्लीवेज में एक सिंगल बॉन्ड के बदले में कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन मानेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का। अगर यही मेटल और कार्बन के बीच में मान लीजिए डबल बॉन्ड लगा हो तो न्यूट्रल मेथड से कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड के बदले मैंने अभी क्या कितना बताया, 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन। लेकिन अगर आयनिक मेथड में देखें कि मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड के बदले में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो 2 बॉन्ड के बदले में टोटल कितना, 4 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। यह है आयनिक मेथड और न्यूट्रल मेथड, यानी आपको एक बॉन्ड के बदले में एक इलेक्ट्रॉन मानना है न्यूट्रल में, और आयनिक में आपको एक बॉन्ड के बदले में 2 इलेक्ट्रॉन मानना है। क्यों, उसके पीछे जो रूल है वो ये है कि आपको न्यूट्रल मेथड में होमोलिटिक क्लीवेज और आयनिक मेथड में आपको हेट्रोलिटिक क्लीवेज मान के चलना है। अगर मेटल और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो न्यूट्रल मेथड से कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, 3 इलेक्ट्रॉन का, और अगर मेटल और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आयनिक मेथड से कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन माना जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन माना जाएगा, ठीक है। ये पहला रूल हो गया। सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल ये है कि अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है, जैसे मेटल और कार्बन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, यानी ये वाला जो लिगेंड है वो आपका, यानी यहाँ कार्बन ना मान करके कोई भी लिगेंड हो सकता है, ठीक है, मान लीजिए ये लिगेंड है, तो लिगेंड आपका लोन पेयर डोनेट कर रहा है, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बदले में 2 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन मानना है, चाहे वो न्यूट्रल मेथड हो चाहे वो आपका आयनिक मेथड हो, ठीक है, दोनों में सेम होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन लेकर के हमें चलना है। बस यही 2 रूल को फॉलो करना है और इससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमको बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन CO करेगा। देखिए CO और मेटल के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो न्यूट्रल मेथड में भी कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का, और आयनिक मेथड से भी कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का।
क्योंकि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर भी देखें तो दोनों ही मेथड से कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है, 2 इलेक्ट्रॉन का। यहां पर भी देखें अमोनिया जो है मेटल को अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, तो दोनों ही मेथड से 2 इलेक्ट्रॉन का उसने कंट्रीब्यूशन किया। अब यहां पर बात करें CH ट्रिपल बॉन्ड CH है और मैं पाई बॉन्ड के बीच से ये एरो बना के ले आया हूं, इसका मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये डोनेट कर रहा है, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब आयनिक मेथड में भी कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, 2 इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रल मेथड में भी कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, 2 इलेक्ट्रॉन का। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में तो सेम रहना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहां पर अगर हम लोग देखें कि कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, पहली बात तो मेटल और इस कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, तो आयनिक मेथड पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना इलेक्ट्रॉन मानना है, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसके बदले में भी 2 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा ये लिगेंड। लेकिन अगर न्यूट्रल मेथड से निकालें तो एक सिंगल बॉन्ड का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया टोटल 3 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन। तो आई होप आप आयनिक मेथड भी सीख गए होंगे, न्यूट्रल मेथड भी, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ अप्लाई करेंगे न्यूट्रल मेथड, ठीक है, क्योंकि उसे अप्लाई करना ज्यादा इजी है। अगर यहां पर बात किया जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है, तो आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड बना है लिगेंड और मेटल के बीच में, यानी कार्बन और मेटल के बीच में। तो जो न्यूट्रल मेथड से हम लोग निकालेंगे तो 1 बॉन्ड से कितना इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पर 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन न्यूट्रल मेथड से, ठीक है, यानी जितने बॉन्ड उतने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन। और अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा तो उसके इक्वल 2 इलेक्ट्रॉन सपोज करेंगे, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान से देखें तो इस कार्बन और मेटल के बीच में एक बॉन्ड बना है, और यहां से लेकर के यहां तक का भी हमने शो किया हुआ है हाफ सर्किल से, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये वाला कार्बन एटम, ये वाला कार्बन एटम और ये वाला कार्बन एटम तीनों ही इस मेटल के साथ इन्वॉल्व है। लास्ट वाली वीडियो में हमने हेप्टिसिटी निकालना सिखाया था, तो यहां पर ये कितने हेप्टिसिटी को शो कर रहा है, आप देखेंगे 1 2 3 कार्बन एटम डायरेक्ट मेटल से अटैच्ड हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी हेप्टिसिटी 3 है। लेकिन यहां पर अगर हम इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो इसका स्ट्रक्चर देखिए साफ साफ क्लियर बनाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये स्ट्रक्चर ऐसे रहा होगा, ठीक है, 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। तो यहां पर ये वाला जो कार्बन इस मेटल के साथ कनेक्ट है, तो इसके बदले में न्यूट्रल मेथड से इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन का। लेकिन अब इसके साथ साथ 2 एटम और भी इन्वॉल्व हैं इसके साथ, ठीक है। तो इसका मतलब ये रहा होगा कि ये वाला पाई बॉन्ड इसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। तो ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है, दोनों ही इस मेटल के साथ अटैच हैं, यानी हेप्टिसिटी 3 दिखाई गई है ना, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड इसे डोनेट कर रहा है, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बदले में कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो टोटल कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। साइक्लोपेंटाडाइनाइल, जिसको हम लोग सीपी भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये मेटल के साथ कनेक्ट है, लेकिन देखिए इसमें पूरा होल सर्किल बनाया गया है। इसका मतलब है कि ये और ये जितने भी कार्बन एटम हैं इसमें सब के सब इस मेटल के साथ इन्वॉल्व है। यानी अगर एक्चुअली में इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से रहा होगा, मेटल के ये वाला कार्बन मेटल के साथ सिंगल बॉन्ड, और ये जो दोनों पाई बॉन्ड लगे रहते हैं, ठीक है, ये इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, ठीक है। किस बॉन्ड के थ्रू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने का मतलब होता है कि ये दोनों कार्बन एटम जो कि पाई बॉन्ड से लिंक होते हैं वो दोनों ही मेटल के साथ अटैच हो चुके हैं। यहां पर भी ऐसा, तो एक सिंगल बॉन्ड है, तो न्यूट्रल मेथड से एक सिंगल बॉन्ड का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मतलब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 + 1 5 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा यहाँ पर। क्लियर। यहां पर देखें इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन कितने का है, एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, एक पाई बॉन्ड का कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन। तो टोटल कितना हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें लिगेंड का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन देखना है। बहुत सिंपल सा रूल है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ कितने बॉन्ड उस मेटल के साथ अटैच हैं, कौन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, कौन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच। लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन के बाद मेटल के बीच में अगर बॉन्ड बन रहे हैं तो उनका कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन हमें मानना है, ठीक है। सपोज दैट अगर मेटल और मेटल के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो इसका मतलब हम 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन मानेंगे, यानी 1 बॉन्ड के बदले में
2 इलेक्ट्रॉन मानना है। और मेटल में और मेटल के बीच में अगर डबल बॉन्ड बन रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, 4 इलेक्ट्रॉन का। मेटल और मेटल के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन। और अगर मेटल और मेटल के बीच में 4 बॉन्ड बन रहे हैं तो कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कहने का मकसद यह है कि 1 बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। यानी यहां पर एक बॉन्ड का मतलब सीधा सीधा 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। डबल हो गया तो 4, ट्रिपल 6, 4 बॉन्ड तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आने जा रहा है वो ये है कि ऐसे लिगेंड भी होते हैं जो एक से ज्यादा मेटल के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ऐसे लिगेंड को हम लोग बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड। तो अगर ब्रिजिंग लिगेंड पाया जा रहा है तो उनका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कैसे होता है, कोई भी लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है ये कैलकुलेट करते वक्त इस बात का जरूर ध्यान में रखना है कि वो अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है तब जाकर के वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। ठीक है, जैसे ये पॉइंट आपको ब्रिजिंग लिगेंड के वक्त ज्यादा ध्यान में रखनी है। कोई भी ऐसा लिगेंड जो एक से ज्यादा मेटल के साथ कनेक्ट हो रहा है तो वो ब्रिजिंग लिगेंड में आ जाएगा। अब ब्रिजिंग लिगेंड में अगर एक मेटल के साथ उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, अब उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन उसके पास बच रहे हैं तभी वो डोनेट करेगा, वरना फिर वो डोनेट नहीं करेगा, भले वो ब्रिज का वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब इन सब स्टेटमेंट का क्या मीनिंग हुआ, अब एग्जांपल देखते हैं तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्रिजिंग लिगेंड के बारे में। ऐसे लिगेंड जो एक से ज्यादा मेटल के साथ कनेक्ट होते हैं, सपोज दैट वाई कोई लिगेंड है, ठीक है, वो एक से ज्यादा मेटल के साथ कनेक्ट है। मान लीजिए यहां मैंने दिखा दिया 2 मेटल के साथ, तो इसका मतलब यहां पर जो वाई है वो एक ब्रिज लिगेंड की तरह वर्क करेगा। क्लियर, अब इसको कैसे शो किया जाता है, म्यू से शो किया जाता है ब्रिजिंग लिगेंड को, और इसके ऊपर नंबर दिखाया जाता है कि वो कितने मेटल के साथ कनेक्ट है। जैसे यहां पर वाई अभी 2 मेटल के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है तो हम म्यू के ऊपर 2 लिख दिए। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि हाँ ये जो लिगेंड है ये 2 मेटल के साथ कनेक्ट हो रहा है। क्लियर, जैसे सपोज दैट वाई 3 मेटल के साथ कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, 3 मेटल के साथ, तो यहां पर हम लोग दिखाएंगे म्यू 3। क्लियर, तो अब ब्रिजिंग लिगेंड में सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं हम हाइड्रोजन का। आपको मालूम है कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक मेटल के साथ कनेक्ट करके वो अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। तो यहां पर एक बॉन्ड के बदले में इसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1। अब अगर वो एज अ ब्रिज वर्क करेगा तो दूसरे मेटल के साथ कनेक्ट होगा, तो आप कहेंगे यहां पर भी एक बॉन्ड, तो इस बॉन्ड के बदले में एक इलेक्ट्रॉन का और कंट्रीब्यूशन, यानी टोटल यहां पर वो 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो यहां पर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जो पॉइंट अभी मैंने बताया था उसका मतलब ही यही है कि जब तक वो ऑक्टेट नहीं कंप्लीट करेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन बच जाएगा तब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। आपको मालूम है कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, 1s1, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन है तो एक मेटल के साथ उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब क्या हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन बच गया, नहीं बच गया। तो अब वो ब्रिज का वर्क कर तो रहा है लेकिन किसी भी इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी सिर्फ और सिर्फ वो एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा, न्यूट्रल मेथड में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, अब जैसे हम लोग बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, एक लोन पेयर, और मेटल के साथ वो अटैच हो गया। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बदले में कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, 2 इलेक्ट्रॉन का। आप कहेंगे नहीं हम इसको एज अ ब्रिज वर्क करना यूज करना चाहते हैं, तो इसने ब्रिज का वर्क किया और एक और मेटल के साथ कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो आप कहेंगे इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बदले में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। गलत, ठीक, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड अपना ऑक्टेट जब कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन ही नहीं है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को और डोनेट करे। क्लियर, तो यहां पर वो एज अ ब्रिज तो वर्क करेगा लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन शो नहीं करेगा। तो ये फंडा आपको याद रखना है कि अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे तभी तो वो डोनेट करेगा, वरना नहीं करेगा। वो भले ब्रिज का वर्क करेगा लेकिन उससे कोई इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा। जैसे सपोज दैट CH3 है, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप के साथ मेटल है। ठीक, तो अब कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में अगर मिथाइल था तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 3 वैलेंसी इसने कंप्लीट कर ली थी। अब मेटल के साथ कनेक्ट होकर के इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर ब्रिज का वर्क कर रहा है तो एक और मेटल के साथ मान लीजिए हमने इसे कनेक्ट कर दिया, एक मेटल के साथ और कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो एज अ ब्रिज वर्क कर रहा है, लेकिन एक बॉन्ड के बदले में वो एक ही इलेक्ट्रॉन का तो कंट्रीब्यूशन करेगा,
इस बॉन्ड के बदले किसी इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा और इसके बदले में भी कोई इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मिथाइल के पास तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था जो इस मेटल के साथ उसने बॉन्ड बना करके कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद मिथाइल के पास कोई लोन पेयर नहीं है कि वो अपना लोन पेयर दूसरे किसी मेटल को डोनेट कर सके। तो अब मिथाइल चाहे वो कितने भी मेटल के साथ जुड़ जाए और एज अ ब्रिजिंग लिगेंड वर्क करे, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ कितने का होगा? 1 इलेक्ट्रॉन का होगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल मैंने ऐसे दिए हैं जो एज अ ब्रिज भी वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक ही मेटल के साथ काउंट किया जाएगा। ठीक है, जितने का वो करता है, जितना उसके पास है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो किस बात का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब कुछ ऐसे एग्जांपल देखते हैं जिसमें कंट्रीब्यूशन ब्रिज बनाने से इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता जाता है। सपोज दैट क्लोरीन, आपको पता है कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब 7 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले तो वो एक बॉन्ड बनाकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ठीक, तो अब यहां पर हम कहेंगे इसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1। अब मान लीजिए क्लोरीन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, उसके बाद भी वो एक मेटल के साथ और अटैच होता है, तो आपको पता है कि 7 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड बनाने के बाद 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास बच गया। ठीक है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर दिया, तो अब कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसके पास इलेक्ट्रॉन थे ना, तभी तो वो डोनेट किया, तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बदले में 2 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन? 3 इलेक्ट्रॉन का हो गया। ठीक है, मान लीजिए क्लोरीन 3 मेटल के साथ कनेक्ट होता है। ठीक, 3 मेटल के साथ, तो पहले तो जो ऑक्टेट अपना कंप्लीट किया उसका कंट्रीब्यूशन तो 1 इलेक्ट्रॉन का है, बाकी इसके पास तो 3 लोन पेयर बच रहे हैं ना, 3 लोन पेयर। ठीक है, जिसमें से 2 लोन पेयर वो डोनेट करके 2 मेटल के साथ वो अटैच है। ठीक, तो इसका कंट्रीब्यूशन 2, इसका कंट्रीब्यूशन 2, तो 2 2 4 एंड 1 टोटल 5 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर दिया। अब अगर एक मेटल को और भी अटैच कर सकता है, ठीक है, कैसे? ये जो क्लोरीन का एक लोन पेयर और बच गया है, यहां से अगर वो एक मेटल को और डोनेट करेगा अपना लोन पेयर, तब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन बढ़ करके कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, उम्मीद है आपको ब्रिजिंग लिगेंड का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हाँ भाई वो डोनेट करता जाएगा जब तक उसके पास इलेक्ट्रॉन है, जितने मेटल वो अटैच कर सकता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। लेकिन जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है, जैसे CH3 का बताया, तो इनके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना, तो पहले उन्होंने मेटल के साथ जुड़ करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद तब जाकर के वो दूसरे मेटल के साथ जुड़े हैं, तो अब उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, इसलिए उनका कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा। क्लियर? और कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके बाद। अगला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे NR2, PR2 और ASR2। ठीक है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक, सब एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, सबकी वैलेंसी 3 होती है। ठीक है, जो वैलेंसी है वो 3 है, नाइट्रोजन की भी 3, फास्फोरस की भी 3, आर्सेनिक की भी, लेकिन सबने 2-2 एल्काइल ग्रुप अटैच किया है, यानी एक एक वैलेंसी अभी इनकी फ्री है। ठीक है, उसके साथ वो कनेक्ट कर सकते हैं। सपोज दैट NR2 से एक मेटल कनेक्ट हुआ। ठीक है, जब एक ही मेटल कनेक्ट होता है तो ऐसे लिगेंड को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल लिगेंड। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? टर्मिनल लिगेंड। ठीक, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि एक बॉन्ड से इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन कितने का आएगा न्यूट्रल मेथड में? सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का। लेकिन एक बॉन्ड बनाने के बाद भी नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन यानी 3 बॉन्ड तो उसने बना लिए हैं, उसके बाद भी उसके पास एक लोन पेयर बचा रहेगा। यानी अगर NR2 अब एज अ ब्रिजिंग लिगेंड की तरह वर्क करेगा, ठीक है, तो अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है दूसरे मेटल को, तो Bl लिख रहा हूं, मतलब ब्रिजिंग लिगेंड की तरह जब वर्क करेगा तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? यहां पर हो गया 1 इलेक्ट्रॉन और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बदले में कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल आपका कितना हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन का। तो सेम जैसे NR2 बताया वैसे ही PR2 का भी, ASR2 का भी होगा। यानी इसमें ध्यान रखना है, जब भी ये टर्मिनल लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन 1 होगा, और जब ये ब्रिजिंग लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे तब इनका इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 3 हो जाएगा। क्लियर? सपोज दैट इस बार हमने लिया NH3, ठीक है, जरूर नहीं H हो, मान लीजिए NR3 एंड PR3 और आर्सेनिक R3। ठीक है, तो सबका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, ठीक है, क्योंकि 3-3 वैलेंसी उनके कंप्लीट हो गए। उसके बाद कितने लोन पेयर बच जाएंगे? एक एक लोन पेयर बच गए।
अब अगर वो एज अ टर्मिनल लिगेंड वर्क करते हैं तो अपना लोन पेयर डोनेट करके ही तो टर्मिनल लिगेंड की तरह बिहेव कर सकते हैं, मतलब मेटल के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो लोन पेयर डोनेट करेंगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बदले में कितने इलेक्ट्रॉन का माना जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी जब वो टर्मिनल लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा। सपोज दैट वो अब ब्रिज बना रहे हैं, मतलब अब एक से ज्यादा मेटल के साथ, तो उनके पास जो लोन पेयर था, एक ही तो लोन पेयर था, और वो लोन पेयर वो एक मेटल को डोनेट कर चुके हैं। अगर फर्दर वो किसी और मेटल के साथ कनेक्ट होगा भी तो क्या इसका कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा, भले ही ये एज अ ब्रिज कवर कर रहा है लेकिन कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा। यानी जब वो ब्रिजिंग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो भी 2 इलेक्ट्रॉन ही कंट्रीब्यूट होगा। क्लियर? तो Nr3, Pr3 और AsR3 में आपको ये ध्यान रखना है, चाहे वो टर्मिनल लिगेंड की तरह बिहेव करे चाहे ब्रिज लिगेंड की तरह बिहेव करे, 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, और Nr2, Pr2 और AsR2 में टर्मिनल में 1 और ब्रिज में 3 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा। इसका एक एग्जांपल और अच्छा से देखते हैं। जैसे मान लीजिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, अगर वो टर्मिनल लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसके पास तो सिर्फ पाई बॉन्ड है ना, तो ये पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डोनेट करेगा, यानी टर्मिनल लिगेंड में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन। लेकिन अगर वो ब्रिज की तरह वर्क कर रहा है, यानी एक और पाई बॉन्ड डोनेट करे, ठीक है, मेटल को, तो इसके पास है इलेक्ट्रॉन, देखो ये नीचे वाला पाई बॉन्ड अलग है भाई, ऊपर वाला अलग है, ठीक है, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन हमने अलग लिया, अब इसका 2 इलेक्ट्रॉन ये अलग लेंगे ना, यानी जब वो एज अ ब्रिज लिगेंड की तरह वर्क करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कितना माना जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा। तो बात वही है, इलेक्ट्रॉन है तो काउंट करेंगे, नहीं है तो नहीं काउंट करेंगे। अब नाइट्रोसिल लिगेंड का केस देखते हैं। नाइट्रोसिल 2 तरीके से मेटल से अटैच हो सकता है। एक, अगर वो बेंट शेप में जब आता है, ठीक है, तब उसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन का मान के चलेंगे, और जब वो लीनियर शेप में आता है, ठीक है, जब वो लीनियर शेप में होगा तब उसके इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन को हम लोग 3 मानेंगे। यहां पर ऐसे शेप को हम लोग बेंट शेप बोलेंगे, ठीक है। एक और लिगेंड देखते हैं, DMPM, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, इसे बोलते हैं डाई मिथाइल फॉस्फिनो मीथेन। देखिए अलग अलग टाइप के लिगेंड यूज होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जितना ज्यादा ज्यादा हम लिगेंड के नेम और जो उनका शॉर्ट टर्म यूज होता है और कितने इलेक्ट्रॉन का उनका कंट्रीब्यूशन रहता है वो हम लोग जान लेते हैं। डाइमिथाइल फॉस्फिनो मीथेन, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, फॉस्फोरस है उससे 2 मिथाइल ग्रुप, ठीक है, और बीच में एक कार्बन रहेगा CH2, उसी के लिए बना लास्ट में ये जो नेम लिखा है मीथेन, ठीक है। फिर उसके बाद एक और फॉस्फोरस और उसके साथ भी 2 मिथाइल ग्रुप लगा रहेगा, ये हो गया आपका डाइमिथाइल फॉस्फिनो मीथेन, ठीक है। तो इस फॉस्फोरस के पास भी एक लोन पेयर, इस फॉस्फोरस के पास भी एक लोन पेयर। मान लीजिए कोई मेटल है और ये इस तरीके से ये लिगेंड उसके साथ कनेक्ट है, तो 2 डोनर एटम है और दोनों ने ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है, तो इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन और इस वाले से भी 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, यानी ये टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से एक और है DPPE, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सेम उसी तरीके से बनेगा। यहाँ पर इस P का मतलब हो जाएगा डाई फिनाइल फॉस्फिनो इथेन, ठीक है। सेम उसी तरह स्ट्रक्चर बनाइए, जहां पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है फॉस्फोरस के साथ, वहां पर 2 फिनाइल ग्रुप लगा लेंगे हम लोग, ठीक है, और एक कार्बन बीच में था यानी मीथेन, अभी 2 कार्बन ले लेंगे CH2, ठीक, और यहां से भी 2 फिनाइल ग्रुप PH एंड PH, क्लियर। अब इस फॉस्फोरस के पास भी लोन पेयर, इस फॉस्फोरस के पास भी लोन पेयर है, और अगर कोई मेटल है उसके साथ अटैच हो रहा है तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, तो यानी यहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, यहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन का, मतलब DPPE जो होता है वो भी 4 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा। और एक न्यूट्रल लिगेंड देखते हैं, जैसे पिरिडीन। पिरिडीन क्या है कि नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, तो अगर पिरिडीन किसी मेटल के साथ कनेक्ट हो रहा है तो नाइट्रोजन किस लोन पेयर के थ्रू ही कनेक्ट होगा, तो यानी यहां पर भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन कितने का हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है। तो इन सारे एग्जांपल से आपको बहुत हद तक क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से लिगेंड मेटल के साथ कनेक्ट होता है और कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है।
अब हम लोग सीधे आ जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और प्लस क्या ऐड कर देना है उसमें, इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड। तो वही मेन समझना था कि लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर रहा है, उससे हमें बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें किसी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में काउंट करना है कि क्या उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, यानी वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो शुरुआत में मैंने बताया था फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल प्लस उसमें क्या ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। ठीक है, ये ऐड करके देखना है कि 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, अब इससे पहले हमें, क्योंकि हम लोग ये तो सीख चुके हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, तो अब बारी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल की। इसके लिए मैंने आपको बताया था ना, ग्रुप वाइज याद कर लीजिए। जैसे 3D सीरीज है आपका, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, तो कहां से ग्रुप स्टार्ट होता है, किस नंबर से। इससे पहले 2 S ब्लॉक के निकल चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप। यहां आ गया थर्ड ग्रुप, 4th, 5th, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है, अब इससे याद करने से आसानी ये होगा कि जो जिस ग्रुप में पाया जाएगा ट्रांजिशन मेटल, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही होगा। ठीक है, स्कैंडियम के नीचे जैसे टीरियम हो गया, फिर उसके नीचे लैंथनम हो गया, यानी ये 4D और ये 5D सीरीज। ठीक है, टाइटेनियम के नीचे आपका जिरकोनियम, फिर उसके नीचे हाफनियम। ठीक है, वैनेडियम के नीचे Nb एंड Ta यानी टेंटलम हो गया। ठीक है, क्रोमियम के नीचे मोलिब्डेनियम एंड टंगस्टन, मैग्नीज के नीचे TcRe, ये हो गया RuOS यानी ऑस्मियम, कोबाल्ट के नीचे आपका हो गया रोहोडियम और इरिडियम, निकेल के नीचे आपका पैलेडियम एंड प्लेटिनम, ये हो गया सिल्वर एंड गोल्ड, और जिंक के नीचे कैडमियम एंड मर्करी। ठीक है, तो अगर ऐसे आपको ग्रुप वाइज याद हो जाएगा तो कोई भी मेटल, अब ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में कोई भी मेटल आ गया तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए बार बार उसके एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने की नीड नहीं होगी। ठीक है, जैसे मोलिब्डेनियम का आ गया तो हमें पता है ये किस ग्रुप में है, 6 ग्रुप में, यानी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले करते हैं FeCO5 का। अब इसमें पता करते हैं क्या ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। तो पहले तो हमें क्या लिखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल। आयरन किस ग्रुप का है, 8 ग्रुप का है, तो 8 हमने लिख लिया प्लस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड पढ़ चुके हैं हम लोग, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यानी कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है। तो कितने कार्बोनिल है, 5, यानी 5 × 2, ये हो गया 8 + 10, यानी ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। क्लियर। ठीक है, इसी तरीके से देखते हैं एक और एग्जांपल, निकेल CO4। ठीक है, तो निकेल किस ग्रुप का है, निकेल है आपका 10th ग्रुप का, यानी आउटर मोस्ट शेल में इसका 10 इलेक्ट्रॉन होगा, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है, तो 4 × 2 8, 8 + 10 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर हमें ग्रुप वाइज ये याद हो जाएगा तो बहुत इजी हो रह जाएगा हमारे लिए 18 इलेक्ट्रॉन चेक करना कि कॉम्प्लेक्स फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अब कुछ और अच्छे अच्छे एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम लोग जानेंगे कि वो 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। पहला जो क्वेश्चन है फेरोसीन का, यानी आयरन के साथ 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल अटैच हैं। ठीक है, तो पहले आयरन का आउटर मोस्ट शेल में देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 8th ग्रुप का है, प्लस जो Cp होता है साइक्लोपेंटाडाइनाइल। ठीक है, वो टोटल अगर हेप्टिसिटी, क्योंकि यहाँ हेप्टिसिटी क्योंकि पूरे में सर्किल बना दिया है तो इससे अंडरस्टूड है कि हेप्टिसिटी कितनी है इसकी 5, और इसकी भी हेप्टिसिटी कितनी है 5, यानी इसमें जो पांचों कार्बन हैं सभी के सभी आयरन के साथ अटैच हैं। और पहले भी मैंने आपको बताया था हेप्टिसिटी वाले वीडियो में कि जब भी हेप्टिसिटी ना दिया रहे तो आपको मैक्सिमम हेप्टिसिटी मानना है। तो अगर Cp मैक्सिमम हेप्टिसिटी के साथ अटैच है तो वहां पर वो कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है, 5 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो 5 इसके 5 इसके, टोटल कितने हो गए 10, यानी 18 इलेक्ट्रॉन ये रूल फॉलो किया। ठीक है, अब यहां पर चेक करते हैं। देखिए यहां पर कोबाल्ट है, कोबाल्ट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9। ठीक, और Cp 5 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, 5 × 2 10 हो गया, और पॉजिटिव चार्ज ऊपर लगा हुआ 1+, मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो माइनस कर दीजिए, यानी ये आपका आ जाएगा 10 + 9 19, और 19 में से 1 माइनस हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, यानी ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखें यहाँ पर FeCO4 और उसके ऊपर 2- चार्ज है। आयरन 8th ग्रुप का है, कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन करता है, तो 4 × 2 8 हो गया,
ठीक है, और साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट यानी ऐड करेंगे, ये भी किस रूल को फॉलो कर रहा है, 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं रोहोडियम पर, ठीक है। ये वाला जो चौथा एग्जांपल है उसको ये आप फॉर्मूला देखकर समझ में आ रहा होगा ये क्या है, विल्किंसन कैटलिस्ट, ठीक है। तो विल्किंसन कैटलिस्ट में ये रोहोडियम है, फिर ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लगा हुआ है और एक क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर रोहोडियम है तो रोहोडियम किस ग्रुप में पाया जाता है, रोहोडियम जो है कोबाल्ट वाले ही ग्रुप में होता है, तो कोबाल्ट किस ग्रुप में है, 9th ग्रुप में। तो यानी जो कोबाल्ट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही रोहोडियम का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, यानी 9 हो गया। प्लस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, फास्फोरस के पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच होगा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितने हैं, 3 लिगेंड लगे हुए हैं, तो 3 into 2। और क्लोरीन, तो क्लोरीन जब भी टर्मिनल लिगेंड का वर्क करता है यानी एक मेटल के साथ कनेक्ट होता है तो एक बॉन्ड से, और एक बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, 1, ठीक है। तो ये आपका हो गया टोटल 9 प्लस 6 15 और 15 1 16, यानी ये 18 रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ये 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर प्लेटिनम है, 3 क्लोरीन है और C2H4 और उसके ऊपर निगेटिव चार्ज लगा है। प्लेटिनम जो है आपका वो निकिल वाले ग्रुप का है, ठीक है, निकिल है, फिर उसके नीचे पैलेडियम होता है, फिर प्लेटिनम होता है, तो कोबाल्ट के बाद निकिल आता है, तो कोबाल्ट 9th ग्रुप का है, निकिल कौन से ग्रुप का हो गया, 10th ग्रुप का, यानी पैलेडियम, प्लेटिनम और निकिल सब के आउटर मोस्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 3 क्लोरीन, हर एक क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा, 3 into 1। अब आ जाइए C2H4 को, तो C2H4 कुछ इस तरीके से है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो C2H4 एक न्यूट्रल लिगेंड है, यानी वो पाई बॉन्ड के थ्रू अटैच हुआ होगा, ठीक है। तो पाई बॉन्ड के थ्रू अटैच होने का मतलब है ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, 2 इलेक्ट्रॉन का, तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एक नेगेटिव चार्ज मतलब +1 कर दीजिए, तो 10 + 3 13, 13 और 2 15, 15 1 16, यानी ये भी 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। क्लियर, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल और देखते हैं, जितना प्रैक्टिस होगा फिर उसके बाद मैं आपको कुछ और रूल बताता हूं, जैसे 18 इलेक्ट्रॉन रूल, फिर 16 इलेक्ट्रॉन, फिर 19 और 17 कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेंगे, कौन रिड्यूसिंग एजेंट बनेंगे, ठीक है। इससे एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट निकलकर हमारे सामने आएगा, और जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनका बिहेवियर समझने को मिलेगा, यानी जब वो किसी के साथ रिएक्शन कर रहे होते हैं तब वो कैसे बिहेव। इस कॉम्प्लेक्स में देखते हैं मैंगनीज जो है वो 7th ग्रुप का है, यानी आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होगा, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, हर एक कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके, तो टोटल हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। प्लस साइक्लोपेंटाडाइनाइल हेप्टेसिटी 5 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा, 5 + 4 9, 9 + 7, यह आपका हो गया कि 16 इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब आइए इसमें देखें क्रोमियम, क्रोमियम 6th ग्रुप का है, क्योंकि मैंगनीज से जस्ट एक पहले होता है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 3 कार्बोनिल ग्रुप है, मतलब इनके भी 6 हो गए इलेक्ट्रॉन, और ये आपका हो गया साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ये आपका 5 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा, यानी हो गया 12, 12 and 5 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर क्रोमियम है, कार्बन मोनोऑक्साइड लगा हुआ और NO ग्रुप यानी नाइट्रोसिल लगा हुआ, और पहले बता दिया गया कि लीनियर है, ठीक है। क्रोमियम जो है अभी देखा गया कि 6 ग्रुप का है, कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन यानी 3 into 2, और अगर नाइट्रोसिल लीनियर होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। तो 6 + 6 + 3, यानी ये आपका हो गया 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये वाला जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, यहां पर ये कॉम्प्लेक्स एक कैटलिस्ट का वर्क करता है, इस कैटलिस्ट का नाम है ग्रब कैटलिस्ट, ठीक है, ग्रब्स कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ग्रब्स कैटलिस्ट 2 टाइप का होता है, एक फर्स्ट जनरेशन और एक सेकंड जनरेशन, ठीक है। तो ये फर्स्ट जनरेशन का ग्रब्स कैटलिस्ट है। आगे एक टॉपिक आएगा वो एमसी में, ओलेफिन मेटाथेसिस, ठीक है, तो उसमें ये यूज किया जाता है, ठीक है। फिर से बता रहे हैं फर्स्ट जनरेशन का ग्रब्स कैटलिस्ट है। तो अब आइए देखते हैं यहां पर ये क्या किस रूल को फॉलो करता है। रुदेनियम जो होता है Ru, ये आयरन वाले ग्रुप का है, तो आयरन का आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पर क्लोरीन और क्लोरीन देखिए एक एक बॉन्ड बनाए हुए हैं, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेंगे, तो इसका 1 और इसका 1, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन।
PCY3 PCY3, ये CY क्या होता है, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्साइल। तो साइक्लोहेक्साइल ग्रुप होता है, उसको शॉर्ट में CY लिखा गया है, ठीक है। और फास्फोरस के पास लोन पेयर है, यानी वो लोन पेयर के थ्रू अटैच हुआ है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन किया होगा, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, टोटल हो गया 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहां पर देखिए ये जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड बनाया है रुदेनियम से, तो एक इस बॉन्ड के थ्रू और एक इस बॉन्ड के थ्रू, तो हर एक बॉन्ड के बदले में एक एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है, यानी टोटल ये 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8 to 10, 10 plus 4 14, 14 plus 2 16 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, ये एग्जांपल काफी अच्छा है। मॉलिब्डेनियम जो है वो क्रोमियम वाले ही ग्रुप का है, यानी मॉलिब्डेनियम के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। प्लस उसके बाद यहां पर जो नाइट्रोसिन लगा हुआ है ये बेंट है, ठीक, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा, 6 plus 1। और यहां साफ साफ दिख रहा है N ट्रिपल बॉन्ड O और उस पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये नाइट्रोसिल जो है वो लीनियर है, तो टोटल हो गया आपका 3 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, ठीक। और साइक्लोपेंटाडाइनाइल 5 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है 1 2 3, यानी ये तीनों कार्बन के थ्रू अटैच है मॉलिब्डेनियम से, ठीक है। तो 3 कार्बन के साथ अटैच है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, 3 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन। अब इनको सबको हम ऐड करते हैं, 6 1 7 3 10 10 5 15 and 15 and 3 18 इलेक्ट्रॉन, यानी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। अभी इसके बारे में हम लोग जब इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन पढ़ लेते तब भी देखा गया था, फिर से मैं इसका बना देता हूं स्ट्रक्चर। ये असल में ऐसे रहा होगा, ठीक है, मेटल के साथ। तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड इस मेटल को डोनेट कर रहा होगा, तो एक सिंगल बॉन्ड, उसके बदले में 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, और ये जो पाई बॉन्ड है उसके बदले में 2 इलेक्ट्रॉन का, मतलब टोटल 3 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन दिखाया गया है। क्लियर, ठीक है। अब कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को देखते हैं, लाइन से देखते चलेंगे। Cp जो है 5 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, आयरन 8th ग्रुप का है तो 8 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, CO 2 इलेक्ट्रॉन, PPS3 लोन पेयर अपना डोनेट करता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, CF2 देखिए कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से उसने 2 इलेक्ट्रॉन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे वो उसने आयरन को डोनेट किए होंगे, यानी यहां पर CF2 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स के ऊपर +1 लगाए, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया होगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया आपका 2 4 6 14 और 14 और 5 कितना हो गया 19, 19 और में -1 कर देंगे, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, इसे देखते हैं। निकिल जो है वो किस ग्रुप का है, 10th ग्रुप का, ठीक है। 10 प्लस ये इसकी हेप्टिसिटी दे रखी है Cp की, इससे मालूम चल रहा है कि ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और NO, ठीक है, लीनियर मानेंगे तो ये हमारा 3 हो गया, ठीक है। तो 10 + 5 ये आपका हो गया 15, 15 एंड 3 आपका 18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखते हैं, कोबाल्ट किस ग्रुप का है, 9 ग्रुप का है, ठीक है। तो 9 × 2 ये आपका हो जाएगा 9 × 2 प्लस आयरन 8th ग्रुप का हो गया तो 8 × 2, ठीक। फिर देखिए कार्बोनिल ग्रुप है, 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा तो +11 × 2 हो गया। फिर उसके बाद देखिए μ4, म्यू सिंबल का मतलब क्या बताए थे कि वो लिगेंड एज अ ब्रिज लिगेंड का वर्क कर रहा है, ठीक है। PPH यानी फास्फोरस की आउटर मोस्ट शेल में जो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, ठीक है, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन यानी एक बॉन्ड वो बना रहा है, यानी PPH, ठीक है। यानी यहां पर फास्फोरस के साथ एक बॉन्ड बना हुआ है, यानी फास्फोरस के पास अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, ठीक है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन का वो कंट्रीब्यूशन करेगा, तो 4 × 2, 4 × 2, ठीक है। अब इसे काउंट करते हैं, 18 हो गया, 18 + 16 + 22 एंड +8, ठीक है। तो अब इसे ऐड करके देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, आएंगे 64 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी ये 18 इलेक्ट्रॉन को नहीं फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट देखें, ऑस्मियम जो होता है वो आयरन वाले ग्रुप का है, यानी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। यहां पर ये जो नाइट्रोजन है मतलब ये नाइट्राइड लिगेंड का है, ठीक है। नाइट्राइड लिगेंड जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है, प्लस 1 ब्रोमीन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 ब्रोमीन है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस PME3 यानी फास्फोरस के पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे, वही 2 इलेक्ट्रॉन का वो डोनेशन करेगा, 2 हो गया।
NMe2, यानी आपको याद होगा कि इससे पहले जब आपको बता रहे थे कि कौन सा लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो Nr2, Pr2 इन सब का केस मैंने आपको बताया था। तो देखिए वही है Nr2, यानी N के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये अभी क्या काम करेगा कि अगर टर्मिनल लिगेंड बनेगा तो टर्मिनल लिगेंड में वो एक ही इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा, ठीक है, +1, और यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज है तो ये निगेटिव चार्ज भी प्लस ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 2 5 5 2 7 7 1 8 8 8 16 16 और 1 आपका 17 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, ठीक है। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बेसिस पर सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन नहीं आते कि आपको कुछ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि हाँ बताइए क्या 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके बेसिस पर कुछ अदर टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं। कैसे होते हैं क्वेश्चन, ये अब हम लोग देखेंगे। सपोज दैट आपको पहले से ही क्वेश्चन में दे देगा कि कंसिडर कर लीजिए कि हाँ ये कॉम्प्लेक्सेस 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं, और अब बताइए कि ये जो M यहाँ पे लिखा गया है, यानी यहाँ पर जो मेटल यूज किए गए हैं वो मेटल कौन से होंगे, और ये भी बता दिया गया है कि वो मेटल कौन से हैं, 3D सीरीज के ही आपको बताना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए हम मेटल को ले लेते हैं कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन हमें नहीं पता, तो उसको M ही सपोज कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका Cp है, साइक्लोपेंटाडाइनाइन, 5 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है। यहां पर देखेंगे टोटल कितने कार्बन एटम है, 4, और मैक्सिमम हेप्टिसिटी यूज हो रही है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, 4 का, ठीक है। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, इक्वल टू 18 आप पहले से लिख लेंगे, 5 + 4 9, और 18 के उधर गया सॉल्व करके 9 आ गया। यानी कौन सा ऐसा 3D सीरीज का एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 9 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 9th ग्रुप में पाया जाता है कोबाल्ट, यानी यहां पर ये जो मेटल है वो कोबाल्ट होगा। क्लियर, ठीक है। इस तरह के भी क्वेश्चन करने हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर मेटल ले लेते हैं M प्लस साइक्लोपेंटाडाइनाइन, यानी 5 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, ये नाइट्रोसिल यानी लीनियर है, ठीक है। तो लीनियर वाला कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है, 3 का, और टोटल कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो M इक्वल टू कितना आ रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन। तो किसके आउटर मोस्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, वो होता है हमारा निकिल के, ठीक है, यानी ये निकिल है, ठीक है, 10th ग्रुप का। नेक्स्ट आते हैं, इसे सॉल्व करके देखते हैं। मेटल M प्लस ये बेंजीन रिंग मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है, प्लस 3 कार्बोनिल ग्रुप है, यानी 3 × 2 6, और टोटल कितने हो गए, 18। सॉल्व करें तो 18 - 12, तो यह आ गया M इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन। 6 ग्रुप में कौन सा पाया जाता है, 6 ग्रुप में पाया जाता है क्रोमियम, यानी ये मेटल हो गया आपका क्रोमियम, ठीक। नेक्स्ट आइए, यहां पर देखिए 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन, प्लस मेटल का नहीं पता हमें, प्लस ये जो लिगेंड आपको दिख रहा है, ठीक है, ये लिगेंड कार्बन मेटल के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो एक बॉन्ड के बदले में 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, और किस रूल को फॉलो कर रहा है, 18। सॉल्व करेंगे तो M इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 इलेक्ट्रॉन, राइट, 10 + 2 12, उस साइड गया 18 - 12 यानी 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 6 किस ग्रुप का हो गया, यानी क्रोमियम हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन होगा। अब इसके अलावा भी कैसे क्वेश्चन आते हैं, अभी तो यहां पर मेटल पहचानने को कहा, इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन आता है कि चार्ज ऊपर दे देगा कॉम्प्लेक्स के, और फिर पूछेगा बताइए उस चार्ज की क्या वैल्यू है, तो उसका भी 1-2 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिए इस वाले कॉम्प्लेक्स में आपको बताना है ये Z यानी चार्ज की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, CO यानी कोबाल्ट है, कोबाल्ट के आउटर मोस्ट शेल में 9 इलेक्ट्रॉन, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड 3 × 2 6, ठीक है, प्लस Z कर लेते हैं, ठीक है। जितना भी चार्ज होगा, चाहे वो पॉजिटिव में आए चाहे निगेटिव, वो बाद में मालूम चल जाएगा। इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है, 18 को फॉलो करेगा ही करेगा, 9 + 6 15, तो Z इक्वल टू कितना आ गया, 3। अब आप खुद सोच के बताइए ये जो 3 आया है Z की वैल्यू, क्या वो पॉजिटिव में होगी कि निगेटिव में होगी। अगर यहां पर चार्ज पॉजिटिव में होता मतलब 3+, तो आप इस कॉम्प्लेक्स का जो इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर रहे हैं उसमें आप माइनस करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कराते। तो जब माइनस करते तो क्या वो 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता, नहीं करता। ये Z यहां पर निगेटिव में होना चाहिए था, क्योंकि निगेटिव में होगा तभी तो एक्सेप्ट करेगा, यानी ये जो आंसर आएगा Z इक्वल टू ये आएगा -3। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको देखते हैं, रुदेनियम। रुदेनियम क्या है, आयरन का है, ग्रुप का है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी आउटर मोस्ट शेल में, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड 4 × 2 8, प्लस सिलिकॉन ट्राइमिथाइल है, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है, 3 कंप्लीटेड है, एक ही बॉन्ड बनाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा।
यहां पर भी हमको z बताना है, प्लस z इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन 18, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है कंसीडर 18 इलेक्ट्रॉन। तो 8 प्लस 8 16 प्लस 17, तो z इक्वल टू हो गया 18 माइनस 17 1। ठीक, तो ये टोटल जो है 8 प्लस 8 प्लस 1 ये 17 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यानी इसमें 1 ऐड करेंगे तभी तो 18 आएगा, तो 1 किस में होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, z इक्वल टू -1, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये उसकी चार्ज की वैल्यू आ गई। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए मैग्नीज है, ब्रोमीन है, CO है और यहां पर N है, तो बताना कितने नंबर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच है। ठीक है, इससे सॉल्व करते हैं। तो मैग्नीज किस ग्रुप का होता है, ये आपका है किस ग्रुप का है, क्रोमियम, क्रोमियम के बाद मैग्नीज मतलब सेम। ठीक है, प्लस ब्रोमीन 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है, लेकिन हमें नहीं पता कितना है, 2 × n, लेकिन किस रूल को फॉलो करेगा, 18 इलेक्ट्रॉन को। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं, 7 1 8, 8 माइनस करिए 18 में बचेगा 10, तो 2n इक्वल टू 10 मतलब n इक्वल टू 5, यानी यहां पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कितने लगे हुए हैं, 5 लगे हुए हैं। क्लियर। अब एक लास्ट क्वेश्चन यहां पे करते हैं। यहां पर ये जो CnHn लिखा हुआ है ये पहचानना है कि ये कौन सा लिगेंड है, मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। हेप्टिसिटी दे रखी C5H5 की, मतलब ये आपका साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, 5 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा। कोबाल्ट है, कोबाल्ट 9th ग्रुप का है। CnHn हमें नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, हमने सपोज कर लिया कि x इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, 18। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 9 + 5, ये हो जाएगा हमारा 14, 14 और 18 माइनस करके हमारा आंसर जो निकलेगा x = 4, यानी ये कुछ ऐसा लिगेंड है जो 4 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा। ठीक है, अभी इससे पहले एक दो क्वेश्चन पीछे हम लोग ने एक क्वेश्चन किया था इसी तरह, वहां में एक लिगेंड मिला था जो 4 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा था। ये आखिर कैसा होगा, जैसे सपोज दैट अगर हम ये स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है, और यहां पर ऐसे मेटल रख दे, तो ये पाई बॉन्ड का कोऑर्डिनेशन और ये पाई बॉन्ड का कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, 2, और यहां से 2, यानी 2 2 4 हो गया, यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर कंट्रीब्यूट करे मेटल के साथ तो 4 इलेक्ट्रॉन आसानी से हो जाएंगे, वही 4 आया है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला निकाले, यहां पर एक कार्बन एक हाइड्रोजन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, यहां पर भी वही, यहां पर भी वही, यानी टोटल 4 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो ये हो गया आपका C4H4। ठीक है, अब जैसे मैंने डायरेक्ट ही कर दिया क्योंकि माइंड में आया डायरेक्ट कि हाँ 4 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है, तो ये ऐसा टाइप का लिगेंड है। तो जितना ज्यादा आप लिगेंड्स पढ़े रहेंगे तो माइंड में आपके आ जाएगा कि हाँ ये लिगेंड तो इतने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता ही करता है। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद ऐसे भी कॉम्प्लेक्स होते हैं जो 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो नहीं कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखा। अगर उसके आसपास वालों को देखें, सपोज दैट हम बात करें 17 इलेक्ट्रॉन वालों का, तो जो 17 इलेक्ट्रॉन वाला होगा वो जल्द से जल्द चाहेगा कि हम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किसी तरह 18 इलेक्ट्रॉन के हो जाएं, क्योंकि जो 18 इलेक्ट्रॉन वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं वो नेचर में काफी स्टेबल होते हैं। तो जब वो 17 इलेक्ट्रॉन वाला एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना प्रोसेस कहलाता है रिडक्शन, लेकिन वो खुद कौन सा एजेंट बनेगा, वो एजेंट बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जो 17 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो यहां से उनकी केमिस्ट्री यानी केमिकल बिहेवियर भी समझ में आता है। अगर उनके आउटर मोस्ट सेल में उनके टोटल इलेक्ट्रॉन को अगर हम काउंट कर सकते हैं तो हमें समझ में आएगा कौन सा कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है और कौन सा कॉम्प्लेक्स रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे यही एक कॉम्प्लेक्स देखें, वैनेडियम CO6। ठीक है, पहले इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। वैनेडियम किस ग्रुप का है, पहले आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। स्कैंडियम 3rd ग्रुप का, टाइटेनियम 4th और वैनेडियम 5th का, यानी वैनेडियम का आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेट करता है, 6 × 12 मतलब ये टोटल हो गया 17 इलेक्ट्रॉन, यानी ये कॉम्प्लेक्स 17 इलेक्ट्रॉन वाला है। तो इसको जल्दी है, किस बात की जल्दी है कि वो अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट पाए तो उससे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो रिड्यूस हो सके। तो जब ये रिड्यूस होगा VCO6 यानी एक -1 चार्ज हम लगा देते हैं, तो अब टोटल कितना हो गया 17 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। और पहले ही बता रखें कि जो 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हैं वो नेचर में स्टेबल कॉम्प्लेक्स माने जाते हैं। तो 17 से 18 बनने की इसे जल्दी है, तो यहां पर ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है।
तो यहां से एक रूल मालूम चला कि जितने 17 इलेक्ट्रॉन वाले कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है, वो एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? मान लिया हमारे पास एक और कॉम्प्लेक्स है Cp2 एंड कोबाल्ट, ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइगोनल 2 टाइम्स है, तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट करें 5 × 2 10 प्लस कोबाल्ट किस ग्रुप का 9, यानी ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इसके 19 इलेक्ट्रॉन। तो ये 19 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन के आसपास का है। तो अब ये क्या काम करना चाहेगा, ये करना चाहेगा कि जल्द से जल्द अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा Cp2CO, इसके ऊपर आ जाएगा +1, ठीक, तो +1 आ गया, तो 19 था, 19 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, बचा 18 इलेक्ट्रॉन, यानी ये 19 से 18 में कन्वर्ट हो गया। तो इसको जल्दी थी कि वो 19 से 18 में कन्वर्ट होकर के अपने आप को स्टेबल करे, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, इसका मतलब ये कौन सा एजेंट बन रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहां से भी एक रूल मालूम चला कि जितने 19 इलेक्ट्रॉन वाले होंगे वो एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो हमें पता चला 17 वाले के बारे में और 19 वाले के बारे में। अब यहां से एक पॉइंट और निकल कर क्या आता है कि जितने 17 इलेक्ट्रॉन और 19 इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं, ठीक है, 17 एंड 19 इलेक्ट्रॉन वाले, ठीक, ये सब पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। पैरामैग्नेटिक का मींस कि उनके पास एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वो पैरामैग्नेटिक हुए होंगे। और जितने 18 इलेक्ट्रॉन वाले कॉम्प्लेक्स होंगे सब के सब डायामैग्नेटिक होगा, ठीक है, यानी उनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन काउंटिंग की हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स के काफी सारे केमिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग ने स्टडी किया कैसे इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं और 18 इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट किया जाता है, और 16 इलेक्ट्रॉन रूल, 17, 19 इन सब के बारे में भी जाना, ठीक है, और कैसे उसके बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा, तो इसे और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। इसके बाद जो हमारा OMC पार्ट 3 वाला वीडियो आएगा उसमें हम लोग मेटल और मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं उनको कैसे काउंट वगैरह करते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसके बेसिस पर क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी।